स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खास शो में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी हार से सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी देश को लगा है तो वो है चीन। पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है, यह बात सारी दुनिया को अच्छे से पता है। पाकिस्तान की पराजय से चीन की जबरदस्त किरकिरी हो गई। चीन के हथियार पाकिस्तान के काम नहीं आ पाए। भारत के हमलों के दौरान चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुए। चीन के हथियार कारोबार को इससे बड़ा झटका लगा है। दुनिया के देशों में यह संदेश गया कि चीनी हथियारों की क्वालिटी घटिया है। दूसरी तरफ आर्थिक महाशक्ति के तौर पर भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन पहले से ही तिलमिलाया हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया, लेकिन इसके बाद चीन फिर नई साजिश रचने लगा। भारत को चौतरफा घेरने की साजिश में चीन ने अपना सारा तंत्र झोंक दिया है। चीन की इस चाल में बराबर की हिस्सेदारी पाकिस्तान की भी है। पहलगाम हमले की निंदा करने वाले अफगानिस्तान पर डोरे डालने का काम इस बार चीन ने किया है। 21 मई को चीन की राजधानी बीजिंग में त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शामिल हुए। इस बैठक में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करने की सहमति बन गई है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस भी चीन के इशारों पर चल रहे हैं। भारत की सीमा से सटे लाल मोनिरहाट एयरबेस को विकसित करने की चीन तैयारी कर रहा है। यह एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चीन ने साल 2018 में लाल मोनिरहाट एयरबेस में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन तत्कालीन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने खुलकर चीन का विरोध कर दिया था। मोहम्मद यूनुस ने पद संभालते ही चीन का दौरा किया। बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती नजदीकी भी भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। तो अब जरा समझिए इसको कि ये जो चीन चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ, वो उसमें सीपीईसी को पहला हथियार बनाया है। क्या है ये सीपीईसी प्रोजेक्ट? अब आइए दिखाते हैं आपको। इस ग्राफिक्स के जरिए पूरी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। ये है चीन, ये है भारत, और ये चीन के शिनजियांग से, ये जो है पीओके का इलाका अफगानिस्तान पाकिस्तान है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से, ये शिनजियांग से होते हुए सड़क चलेगी जो सीपीईसी बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म अगर हम कहें चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन के शिनजियांग से ये चलता है, गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए ये इस्लामाबाद में जाता है, और फिर यहां से होते हुए ये ग्वादर तक पहुंचता है। ये कराची से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है। ये अब चीन पाकिस्तान कॉरिडोर की लागत करीब 5 लाख करोड़ है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये अपने आप में। चीन के ये शिनजियांग से ग्वादर पोर्ट तक कॉरिडोर बनेगा, जैसा आपने मैप के जरिए देखा। कॉरिडोर का विस्तार होगा। अब इसी कॉरिडोर के विस्तार को अफगानिस्तान तक ले जाने पर समझौता हुआ है। मिडिल ईस्ट के देशों से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी योजना है। चीन की पहुंच अरब सागर तक हो जाएगी इस सीपीईसी प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही। सड़क, बंदरगाह, रेलवे प्रोजेक्ट पर चीन इस वक्त फोकस कर रहा है और पाकिस्तान में इसे बढ़ा रहा है, और इसी को अब अफगानिस्तान तक ले जाने के लिए समझौता कर रहा है, और इसके जरिए दरअसल भारत पर दबाव बनेगा। चीन तक क्रूड ऑयल की पहुंच आसान हो जाएगी। ये जो फायदे जो होंगे चीन को, उसको भी समझिए। तो जो दोनों ने इन्होंने हाथ मिला रखा है, अभी मलक्का खाड़ी से शंघाई पहुंचता है क्रूड ऑयल, जिसके लिए रास्ता ये अब छोटा हो जाएगा। अभी 16,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है इस रास्ते से क्रूड ऑयल को चीन पहुंचाने में, जबकि सीपीईसी बन जाने से 5,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। आर्थिक कॉरिडोर बनने से अरब सागर तक चीन की पैठ हो जाएगी, सीधी पहुंच हो जाएगी, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। हिंद महासागर में भी चीन को पैठ बनाने में इससे आसानी होगी, और चीन के नेवी मिशन के लिए ग्वादर पोर्ट फायदेमंद होगा। यह भी एक छिपा हुआ लक्ष्य है। जहाजों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए ग्वादर पोर्ट चीन के लिए उपयोगी साबित होगा।
जो पाकिस्तान से अरब सागर को छूता है। अफगानिस्तान में सीपीएसी के क्या मायने हैं? अफगानिस्तान से जो समझौता हुआ है, चीन की ML1 रेलवे लाइन इससे जुड़ेगा और अफगानिस्तान के फ्रंट कॉरिडोर से भी ये जुड़ेगा। तोरखम और स्पिन बोल्डाक क्रॉसिंग पॉइंट पर यह हाईवे बन रहा है, बनाने की बात हुई है। जो अभी ये समझौता जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है। अफगानिस्तान के लिथियम भंडार तक चीन की पहुंच हो जाएगी इसके जरिए। इस के एक्सटेंशन, सीपीईसी के एक्सटेंशन से ईरान और पश्चिम एशिया के बीच में गैस पाइपलाइन बिछाने में भी इससे चीन को आसानी हो जाएगी। मिलिट्री का मोबिलाइजेशन इससे बढ़ेगा। इस पूरे एरिया में अफगानिस्तान तक में बढ़ा पाएगा चीन, और चीन के वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स और ट्रेड नेटवर्क को ये जोड़ देगा सीपीईसी अफगानिस्तान तक पहुंचने से। अब पीओके से भारत को जो ऐतराज है तो वो क्यों है, इससे क्या नुकसान है भारत को, क्यों भारत की चिंता बढ़ाने वाला है? पीओके से सीपीएसी के गुजरने पर भारत की आपत्ति है, क्योंकि पीओके विवादित जगह है, भारत का हिस्सा है, अवैध रूप से पाकिस्तान के पास है, तो इसलिए भारत ऐतराज करता है। गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के ये सीपीएसी गुजरता है, जो कि पीओके का ये इलाका है। चीन की विस्तारवादी नीति चिंताजनक है। भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत का ये इलाका है, यहां से चीन अपनी सड़क नहीं बिना भारत की इजाजत के ले जा सकता। तो इसी को लेकर के और स्ट्रैटेजिकली चीन फिर पहुंच जाएगा हमारे बिल्कुल पास तक। भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश कर रखा है, अब वहां चीन एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए चाबहार पोर्ट के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी पर निवेश कर रखा है भारत ने। यहां पर अफगानिस्तान में चीन की फंडिंग से अफगानिस्तान में कट्टरपंथ को बढ़ावा भी देने की योजना चीन की इसमें नजर आती है, ताकि वो टूल की तरह इनका इस्तेमाल करे। अब भारत के खिलाफ जो चीन का चौतरफा ये जाल है, वो क्या है? ये चक्रव्यूह 21 मई को बीजिंग में चीन ने बैठक बुलाई। इसमें क्या हुआ? बैठक में पाक के विदेश मंत्री इसाक डार शामिल हुए, अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शामिल हुए इस बैठक में। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ त्रिपक्षीय बातचीत हुई यहां पर, और सीपीईसी को अफगानिस्तान का विस्तार देने पर इसी बैठक में सहमति हुई है। चिकन नेक के पास बांग्लादेश एयरबेस भी बना रहा है लाल मोरिनहाट में, जो हमने बताया। लाल मोरिनहाट एयरबेस को चीन की तैयारी है इसे विकसित करने की, और इसके लिए मोहम्मद यूनुस ने उनको इनवाइट किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लाल मोरिनहाट कहा जाता है, जो दरअसल 7 सिस्टर स्टेट से भारत को जोड़ने वाला रास्ता है। मई में चीनी अधिकारियों ने लाल मोरिनहाट का दौरा भी किया है, और दक्षिण एशिया में भारत को अलग थलग करने का ये चीन का पुराना मंसूबा रहा है, जो कामयाब नहीं हुआ है, और भारत की मुस्तैदी वहां पर मौजूद है, मगर चीन की कोशिशें भी जारी है। अब पाकिस्तान में भी क्या कर रहा है चीन? मोहम्मद बांध बना रहा है, चीन की सरकारी कंपनी इस बांध का निर्माण कर रही है। तो आपने देखा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर भारत के एक्शन के बाद इस मोहम्मद बांध के निर्माण में तेजी ला दी गई है। 1 साल में पूरा होना था, अब कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको कर देंगे पूरा। पाक के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात नदी पर यह बांध है, ताकि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को पानी मिले अगर सिंध से कमी आती है। दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसको बनाने में चीन जुटा हुआ है। बांध की ऊंचाई 700 फीट होगी। तो एक बड़ा ये प्रोजेक्ट है। 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी यहां से होना है, और पीने का पानी भी पाकिस्तान के बड़े इलाकों को मिलेगा। पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी यहां से सप्लाई किया जा सकता है। तो ये अब पाकिस्तान के भीतर चीन जुट गया है। तो देखिए, ये जो नापाक गठजोड़ है, किसी देश का किसी से गठजोड़ होने में कोई बुराई नहीं है, नुकसान नहीं है। कोई किसी की मदद करता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस गठजोड़ में, जिसमें चीन पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को अब अगर जोड़ रहा है, तो इसके पीछे का इरादा नापाक है। कैसे, आइए समझते हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, और प्रेम कुमार साहब राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहले तो जरा आप हमें समझा दीजिए कि चीन को जो चोट पहुंची है पाकिस्तान पर मार पड़ने से, तो अब चीन चक्रव्यूह में जुट गया है। सीपीईसी को अफगानिस्तान तक ले जाने की बात, पाकिस्तान में बांध को तेजी से बनाने की बात करें, या फिर बांग्लादेश में घुसपैठ, क्या है ये, किस तरह का? देखिए अजय जी,
जी जी। अजय जी, देखिए, चाइना एक अति महत्वाकांक्षी राष्ट्र तो है ही। वो विस्तारवादी भी है। वो जाहिर है कि भारत को घेरने की, भारत को दबाव में रखने की उसकी हमेशा से मंशा रहती है, मंसूबे रहते हैं। क्योंकि चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत जाहिर है कि एक बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति भी है। तो ऐसे में चाइना भारत को एक कॉम्पिटिटर के तौर पर, एक राइवल के तौर पर ट्रीट करता है। और चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है, उसमें साम दाम दंड भेद, डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। चाइना भारत के जो एरियाज पर जाहिर है कि अपनी कुदृष्टि तो रखता ही है। भारत को वो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करता है। और चाइना का ये जो सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है, वो चाइना के औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। और जिसके के तहत चाइना ने पाकिस्तान में 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जो राशि है, वो वहां पर इन्वेस्ट कर रखी है। लेकिन ये जो पैसा है जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, वो कोई अनुदान नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, बल्कि लोन के तौर पर उसे पाकिस्तान को चाइना ने दिया है। और जब पाकिस्तान इसके पैसे को चुका नहीं पाएगा, और जाहिर है कि वो एक कंगाल मुल्क है, वो पैसे को चुका नहीं सकता, तो ऐसे में वो पाकिस्तान की टेरिटरी को भी क्लेम करेगा, जैसा कि उसने हम्बन टोटा में किया है। चाइना की जो मंशा है, शी जिनपिंग का ये जो सिग्नेचर प्लान है, औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्लान है, वो एक डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है। वो एक प्रिडेटरी इकोनॉमिक्स को वो कंडक्ट करते हैं। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को वो कर्ज के जाल में फंसाते हैं, और उसके बाद उसको वो अपने अपने उपनिवेश के तौर पर विकसित करेंगे। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है अजय जी, मैंने आपके शोज में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो चाइना की मंशा पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर विकसित करने की है। वो जरूर इस बात को दोनों राष्ट्र कहते हैं कि हमारी दोस्ती हायर देन माउंटेन है, डीपर देन ओशन है, बड़े बड़े जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि चाइना पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर विकसित कर रहा है, और वो उसके माध्यम पाकिस्तान को अपनी जद में उसने ले ही रखा है। जी। और अब ये जो सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है, उसको वो अफगानिस्तान तक भी एक्सटेंड करना चाहता है। आपने अपने ग्राफिक्स में बहुत ही विस्तार से ये बताया कि आखिर ये चाइना अफगानिस्तान में क्यों जाना चाहता है। उसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा जी। कि जो अफगानिस्तान भले से ही एक गरीब मुल्क हो, लेकिन वहां पर अकूत प्राकृतिक संसाधन है। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की जो प्राकृतिक संसाधन वहां पर मौजूद हैं, जो कि अनटैप्ड हैं, जो कि अभी जमीन में दबे पड़े हैं। उसके एक्सट्रैक्शन के लिए और उस पूरे संसाधन पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए भी चाइना अपने सीपीईसी को अफगानिस्तान तक ले तो जाना इस चाहता है। चक्रव्यूह में क्या बलूचिस्तान का तो भारत वो प्राकृतिक भारत संसाधन निशाने पर भी है? भारत को भी घेरने की कोशिश है? भारत के प्रति भी कोई नेगेटिव इंटेंशन है चीन का? निस्संदेह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि भारत के बांग्लादेश। छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से हम्म। वो भारत को घेरना चाहता है। और भारत इस बात का गहरा संज्ञान ले रहा है कि चाइना ऐसा करने की ऐसी साजिश रच रहा है। भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर भी ऐसी गंभीर साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान के माध्यम से तो वो कर ही रहा था, अफगानिस्तान के माध्यम से भी वो अब ये साजिशों का जो जाल है वो गहरा कर रहा है, भारत को घेरना चाहता है। इसी और वजह से आप बांग्लादेश में तो देखिए, कर ही तो रहा है। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी से बातचीत की है। जी। हालांकि हमने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हमारा जो वर्किंग एंगेजमेंट है वो अब अफगानिस्तान के साथ गहरा होगा। वहां पर जो सहतूत बांध परियोजना है, जी। जो कि काबुल नदी पर बनाई जानी है, वहां उसमें भी भारत भारत सहयोग निवेश दे कर रहा रहा है। है। भारत अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चाबहार के पोर्ट को भी ईरान में डेवलप कर रहा है। और अब भारत ने अफगानिस्तान में पहले ही $4 बिलियन से भी ज्यादा की राशि इन्वेस्ट कर रखी है। संसद भवन का निर्माण किया है, सलमा डैम का निर्माण किया है, अनेकों सड़कें, ब्रिजेस, टनल्स बनाए हैं। ठीक है। और भारत अफगानिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए रखेगा, और इसीलिए चीन वहां पर घुसपैठ करके अफगानिस्तान के फ्रंट पर भी बेहद आवश्यक है। जी जी। प्रेम कुमार जी भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम जी, तो एक बार मुझे याद आ रहा है कि हाल के ही दिनों में, कुछ महीनों पहले ही, सैम पित्रोदा साहब जो कांग्रेस के ओवरसीज के मामलों को देखते हैं, उन्होंने कहा था कि भारत आक्रामक हो जाता है चीन के खिलाफ। चीन तो बड़ा अच्छा है, चीन तो आक्रामक होता नहीं है, भारत ही है जो चीन को गलत तरीके से लेता है, आक्रामक होता रहता है। तो यहां क्या आपको लग रहा है कि ये जो चीन का चक्रव्यूह है भारत के चारों तरफ, ये चीन की आक्रामकता इसको कहा जाए, इससे भारत को चिंता करने की जरूरत है, या फिर ठीक है चीन के मामले हैं, चीन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं?
अजय जी देखिए, एक तो किसी के कमेंट पर हम कमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि वो कमेंट एज इट इज है कि नहीं, वो सामने रख करके बात हो तो बात करें। लेकिन चीन को लेकर के चाइना से साथ हमारा युद्ध भी हुआ है और चाइना आक्रामक रहा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। परिस्थिति में क्या बदलाव आया है इसको देखना चाहिए। चीन का मंसूबा वही रहा है जो आज है, जो पहले था। परिस्थिति ये बदली है कि चीन को आज साथी मिल गए हैं। अब तक वो साथी हमारे साथ गठजोड़ में रहते थे, हमारे प्रभाव में रहते थे। पूरे दक्षिण एशियाई देशों में भारत का एक अच्छा खासा प्रभुत्व रहा करता था। और आज जो भी हाल में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी घटनाएं हुई हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का समर्थन हम कोट कर रहे हैं जी। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। तो इस पृष्ठभूमि में देखिए, हम दूसरी बात थोड़ा सा करना चाहते हैं जी। कि असल लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच है। और भारत जो है, भारत को अमेरिका भी चीन का डर दिखा रहा है और चीन वास्तव में खतरा है। हम इस खतरा नहीं है ऐसा मान भी नहीं सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पीओके में अगर सीपेक का काम होगा तो उसका सामरिक इस्तेमाल नहीं होगा, ये हम सोच कर नहीं बैठ सकते। और निश्चित रूप से पीओके के पास अगर चाइना आ जाता है या फिर हमारे पूर्वोत्तर में बांग्लादेश की भूमि पर अगर पोर्ट विकसित कर रहा है, ये चाइना एयर बेस बना रहा है, तो उससे पूरा हमारा पूर्वोत्तर का हमसे कटने का खतरा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती। तो प्रश्न यही है, चिंता यही है कि भाई क्यों बांग्लादेश हमसे इतना दूर हो गया, क्यों पाकिस्तान चाइना एक दूसरे के इतना करीब हो गया, जबकि हमारी पॉलिसी थी भाई पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ हुआ करता था और इसके बावजूद चाइना, रूस और इंडिया मिलकर एक त्रिकोण बनाता था, एक बैलेंसिंग चलती थी। लेकिन आज भारत अमेरिका के साथ जा खड़ा हुआ और क्वाड का मेंबर हो गया, एससीओ का भी मेंबर है, लेकिन ये बैलेंसिंग काम नहीं आ रही। ना एससीओ का कोई मेंबर भारत के साथ खड़ा होता है संकट में, ना क्वाड का कोई खड़ा होता है। तो हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। अलग होना, अलग थलग पड़ना हमारी चिंता है। अलग थलग हम पड़ेंगे। चलिए ठीक है, तो संजीव जी से भी इसको समझते हैं जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच एक ये भी दिखा दूं कि बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक और सीपीईसी के अफगानिस्तान तक विस्तार पर विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। External Affairs Minister thanked Acting Foreign Minister for his very strong condemnation of the Pahalgam terror attack, as also they agreed to advance bilateral cooperation in several areas as to how we can further strengthen development partnership. संजीव जी, तो जो बात प्रेम कुमार जी उठा रहे हैं, जिस चिंता को वो जाहिर कर रहे हैं, क्या ये हमारी विदेश नीति पर बड़ा सवाल है अपने आप में, या फिर भारत अपने ही विदेश नीति की गलतियों का शिकार हो रहा है, जैसा प्रेम कुमार जी इंडिकेट कर रहे हैं कि हम बैलेंसिंग के चक्कर में हम कहीं के न रह गए, न घर के न घाट के। प्रेम कुमार जी के मुताबिक क्या है इसमें फैक्ट? देखिए, मैं प्रेम कुमार जी से पूरी तरह से असहमत हूं, बड़े सम्मान के साथ। और मैं ये स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि भारत की जो छवि है, भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो सम्मान है, जो भारत का वैश्विक मामलों में जो कोऑपरेशन है, जो भारत की जो दखल है, वो लगातार गहरी हुई है, सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। भारत कहीं से भी अलग थलग नहीं पड़ा है। अगर कोई अलग थलग पड़ा है तो वो पाकिस्तान जैसा मुल्क अलग थलग पड़ा है। अगर कोई अलग थलग पड़ रहा है तो वो चाइना अलग थलग पड़ रहा है। चाइना से बड़ी कंपनीज वहां पर विड्रॉ कर रही हैं, वो नए डेस्टिनेशंस की तलाश में है। भारत में बड़ी कंपनीज चाइना से अपने सप्लाई चेन्स को विड्रॉ करके वो भारत में अपना बेस बनाना चाहती हैं। और चाइना, जाहिर है कि चाहे वो कोरोना का संक्रमण काल रहा हो, उसके दौरान भी चाइना का जो व्यवहार सामने आया, उससे भी वो अलग थलग पड़ा। और अब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से, उनके जाहिर है कि विस्तारवादी मंसूबों की वजह से,
जिस तरीके से वो कहते हैं कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, और उसी तरीके से जापान का सेंकाकू आइलैंड भी चाइना उस पर दावा करता है। पूरे साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्र हैं वो चाइना को लेकर सशंकित रहते हैं, और जाहिर है कि भारत के एरियाज पर उसकी कुदृष्टि है। तो उससे जाहिर है कि जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो चाइना के लिए ही लाया गया है। और यदि आज क्वाड मजबूत हो रहा है, यदि क्वाड आज उसकी पार्टनरशिप गहरी हो रही है, तो उससे अगर कोई अलग थलग पड़ रहा है तो वो चाइना अलग थलग पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो करारा प्रहार किया, जो पहलगाम की आतंकी घटना, जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की, एक साजिश रची, उसके खिलाफ हमने जो एक कम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स किया, उससे भारत की छवि सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो झूठ और फरेब फैला रहा है उसको भी काउंटर करने के लिए हमने हर तरीके की जो इनिशिएटिव्स को लिया है। और जाहिर है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के साथ में उनके जो नैरेटिव्स को साथ में रखने वाले जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रेम कुमार जी, जाहिर है कि ऐसी बातें मैंने पहले भी उनके साथ पैनल में मैंने उनको सुना है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आज ऐसा करने की आवश्यकता है कि जिससे कि भारत की एकताबद्धता दिखे। भारत में जो पाकिस्तान दरारें डालने की कोशिश कर रहा था, पहलगाम में जो एक नफरत वाली सोच हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करके हिंदू कम्युनिटी को जो मारने के लोगों को मारने की जो साजिश रची गई, उसको नाकाम करने के लिए एकताबद्धता की आवश्यकता है। आज ये राजनीति का समय नहीं है, राजनीतिक स्टेटमेंट देने का समय नहीं है, मैं अवश्य कहना चाहूँ। राइट सर। प्रेम कुमार जी, चीन तो वो देश है जो जब हम चीन को यूएन परमानेंट मेंबरशिप हमने दे दिया, चीन हमारे भाई भाई हुआ करता था, उस वक्त चीन ने हमला किया हम पर, तो फिर हमारी विदेश नीति की कहां से गलती हो गई कि इस वजह से चीन हमारा दुश्मन बन गया और हमारे विदेश नीति पर यह सवाल उठ गया? जैसा आपने कहा, चीन तो फितरतन ऐसा है। देखिए, गलती जैसे शब्द का इस्तेमाल तो मैंने किया नहीं, ये आपके शब्द हैं, लेकिन मैं आगे बताऊं, एक जो चीज यहाँ ध्यान देना जरूरी है वो ये है कि जो अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, इसमें अमेरिका ने एक बड़ा गेम प्ले किया है। अमेरिका ने जो इस्लामिक कंट्रीज है उसको आकर्षित करने के लिए भारत की कीमत ली है। भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो मीडिएटर बन करके, मध्यस्थता बन करके हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया, वो सफल हुआ नहीं हुआ। प्रेम जी, मैं रोक करके थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना चाहता हूं। एक रोमेश सचदेव साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, फॉर डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट हैं। इसी शो पर उन्होंने इसी दौरान एक बात कही कि ये बहुत मुमकिन है कि जिस वक्त में टैरिफ वॉर चाइना और यूएस के बीच चल रहा है, तो चीन से जो कंपनियां भारत शिफ्ट होना चाह रही हैं उसको डिसरप्ट करने के लिए हो सकता है कि चीन ने आर्म ट्विस्ट किया, पाकिस्तान को प्रेशर किया कि तुम कुछ ऐसा करो कि यहां पर अस्थिर करो ताकि ये ट्रांसफर रुक जाए। तो एक थ्योरी ये भी है। देखिए, यहीं पर ये बात मैं लाना चाह रहा हूं, कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि जो चाइना की अभी तत्काल जो पोजीशन दिख रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस सब के साथ जो बैठके कर रहा है, वो अमेरिका ने जिस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को अट्रैक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को, इससे चाइना घबराया हुआ है कि उसका प्लान कहीं अमेरिका ना फेर दे। तो ये दोनों अपने स्वार्थ देख रहे हैं, लेकिन हमारी इस्लामिक कंट्री तो भारत के साथ खड़े हैं, पड़ोसी भी हमारे साथ ज्यादातर। संजीव जी, समय खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा जो चिंता है प्रेम जी की, इस दौरान तो इस्लामिक कंट्रीज ज्यादातर, उन्होंने भारत का कोई विरोध तो किया नहीं, कईयों ने समर्थन नहीं किया। देखिए, प्रेम जी ने जो बात कही कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके प्रेम जी के लिए भी और दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि भारत की जो कार्रवाई थी वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। भारत ने कोई युद्ध स्टार्ट नहीं किया था, कोई युद्ध नहीं थोपा था। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई है, ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है। मेरा ऐसा मानना है, भारत ने अगर युद्ध की शुरुआत की होती तो बड़े से बड़े राष्ट्र भारत के साथ खड़े होते, और कभी भी अगर भविष्य में भी भारत कभी युद्ध लड़ेगा तो आप देखिएगा भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और बड़े महाशक्ति का स्टेटस रखता है, उसके साथ न सिर्फ सपोर्ट भी करेगा बल्कि उसके साथ खड़ा भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। साफ तौर पे तो इस चर्चा का मकसद यही था हमारा कि चीन हमेशा से चुनौती रहा है भारत के लिए,
चालबाजी भी करता रहे चीन और फिर से एक बार उसी चालबाजी में जुटा हुआ है मौजूदा जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके दौरान। तो क्या ये एक चुनौती बनकर सामने आ रहा है जिससे भी भारत को निपटना होगा।